Hi dear students, here Professor Anil Gorak Darekar. Today we are going to discuss question paper pattern and types of questions for engineering chemistry subject for first year engineering. Dear students, your end sem examination will be for 70 marks as you already answered in sem examination for 30 marks on first 2 units. Now you have to prepare units from 3 to 6. So इस 70 मार्क्स के लिए आपको टोटल 9 क्वेश्चंस रहेंगे। 9 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है वो एमसीक्यू टाइप का रहेगा। यहाँ पे आपको 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और ये 10 एमसीक्यू 4 यूनिट्स जो है वो 4 यूनिट्स के ऊपर रहेंगे। ये 10 में से 3 क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 3 के ऊपर रहेंगे, उसके बाद 2 एमसीक्यू यूनिट नंबर 4 के ऊपर रहेंगे, अगेन यूनिट नंबर 5 के ऊपर 3 एमसीक्यू रहेंगे एंड यूनिट नंबर 6 के ऊपर 2 एमसीक्यू रहेंगे। तो जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा एमसीक्यू का, लेकिन वो आपको पहले सॉल्व नहीं करना है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का जो है आप आखिरी में सॉल्व करोगे जब आपका पूरा थ्योरी लिख के हो जाएगा, उसके बाद आपको ये एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि एमसीक्यू जो है वो सारे चारों यूनिट के ऊपर है। अगर आप वो सॉल्व करते बैठोगे तो वहाँ पे चारों यूनिट्स के बारे में आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएगी और कन्फ्यूजन बढ़ेगा, राइट। तो हमें फोकस्ड रहना है, उसके लिए यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते आप जाओगे और उसके बाद आप आखिरी में एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 और ये 2nd एंड 3rd जो क्वेश्चन है वो पूरा यूनिट नंबर 3 के ऊपर रहेगा। यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप या तो 2 सॉल्व करो या तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। वो सॉल्व करते समय आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 पूरा रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूरा रीड करना है और उसके बाद खुद को सवाल पूछना है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से आ रहा है या 3 अच्छी तरीके से आ रहा है, और उसके बाद आपको उसे लिखना चालू करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 3 के ऊपर जो क्वेश्चन 2 और 3 है दोनों में से एक आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 4 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अगेन दोनों में से एक आपको सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 आपने सिलेक्ट किया तो उसके अंदर जो सब क्वेश्चंस है A, B, C जो कि 6, 5, 4 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं, जिनका पूरा वेटेज 15 मार्क्स है, तो यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 4 ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में से मैंने A, B किया और क्वेश्चन नंबर 5 में से मुझे C आ रहा है तो मैंने वो C किया, वो नहीं चलेगा। या तो आपको पूरा 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है या तो पूरा 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है यूनिट नंबर 5, उसके ऊपर भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों में से एक आपको सॉल्व करना है। या तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो या तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। उसके बाद यूनिट नंबर 6 के ऊपर अगेन 2 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको या तो पूरा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है या तो क्वेश्चन नंबर पूरा 9 सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एमसीक्यू का था और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा थ्योरी है। और यहाँ पे जो आपने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तीसरे यूनिट के ऊपर है, 4th और 5th 4th यूनिट के ऊपर है, 6th और क्वेश्चन नंबर 7th यूनिट नंबर 5 के ऊपर है एंड क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 यूनिट नंबर 6 के ऊपर है, राइट। तो ये पूरा थ्योरी जब आपका सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है कि जो एमसीक्यू के ऊपर रहेगा पूरे 4 यूनिट के ऊपर। अब हम इसके आगे देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा
वही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। 99% वही क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। चलो तो हम यूनिट नंबर 3 से चालू करते हैं। सबको पता है हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो 3rd यूनिट है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल। तो उसके ऊपर आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मटेरियल में 2 पार्ट है, एक है पॉलीमर एंड दूसरा है नैनो मटेरियल। तो पॉलीमर में स्पेशलिटी, पॉलीमर में 5 पॉलीमर है। तो 5 पॉलीमर जो है उसमें जो पहला है पॉलीकार्बोनेट, तो उसमें प्रिपरेशन रहेगा, प्रॉपर्टीज़ रहेंगे एंड एप्लीकेशंस रहेंगे। कभी कभी वो पूछते हैं कि गिव द स्ट्रक्चर ओनली, तो उस टाइम पे आपको प्रिपरेशन का रिएक्शन नहीं लिखना है। अगर वो पूछते हैं कि स्ट्रक्चर लिखो तो बस आपको स्ट्रक्चर दिखाना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस लिखने हैं। पॉलीकार्बोनेट के बाद आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अगर वो पूछते हैं व्हाट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो आपको पॉलीमर जो है बायोडिग्रेडेबल उसका डेफिनेशन लिखना है। कभी कभी उस जगह पे पूछा जाता है डिफाइन बायोडिग्रेडेशन, तो वही डेफिनेशन आपको वहीं पे लिखनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडिग्रेडेशन, वो फैक्टर्स आपको मेंशन करना है विथ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पीएचबीवी, सिंपली आपको स्ट्रक्चर निकालना है पीएचबीवी का, उसके साथ उसके प्रॉपर्टीज रहेंगे एंड एप्लीकेशंस रहेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का, वो है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर पॉलीमर टू शो कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी दिखाने के लिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या जरूरी है वो आपको बताना है। उसके बाद पूछा गया है गिव स्ट्रक्चर, डोपिंग विथ रिएक्शंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीएसिटिलीन। तो यहाँ पे आपको पहले पॉलीएसिटिलीन का स्ट्रक्चर निकालना है। उसके बाद जो डोपिंग के 2 टाइप है वो 2 टाइप लिख के उसके रिएक्शंस लिखने हैं एंड एप्लीकेशंस लिखने हैं। यानी कि क्वेश्चन को आपको समझ के लेना है, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आपको आंसर का सप्लाई करना है। जो क्वेश्चन में पूछा है बस उसके रिलेटेड आपका आंसर शीट में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन पॉलीमर कंपोजिट। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। उसके बाद क्लासिफाई द कंपोजिट्स ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन देना है कि जो पॉलीमर कंपोजिट का मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि फाइबर है, पार्टिकल है, फाइबर एंड पार्टिकल, ये 2 चीज़ें आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मैट्रिक्स फेज का रोल क्या है। मैट्रिक्स फेज यानी कि जो आप पार्टिकल एंड फाइबर ऐड करने वाले हैं, किस में ऐड करने वाले हैं, मैट्रिक्स फेज में। तो वो मैट्रिक्स फेज का रोल क्या है वो आपको 2 या 3 पॉइंट्स वहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपको उसके प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस लिखना है। उसके बाद का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस का डेफिनेशन, और जो पीपीवी है उसका स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ रिएक्शन कि उसे कैसे बनाया जाता है, और उसके साथ ही उसके एप्लीकेशंस आपको मेंशन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत रियरली पूछा जाता है, राइट। तो पहले 4 जो है वो 4 पॉलीमर आपको परफेक्टली प्रिपेयर करने हैं, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। उसके बाद है नैनो मटेरियल, जो सेकंड पार्ट है यूनिट नंबर 3 का। तो यहाँ पे 4 ही क्वेश्चंस है और चारों में से 3 क्वेश्चंस कंपलसरी आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, राइट। और उसमें इंपॉर्टेंट है 6 नंबर, 7 नंबर एंड 8th नंबर। जैसे कि 6 में आप देख सकते हो नैनो मटेरियल का डेफिनेशन आपको लिखना है। उसके बाद नैनो मटेरियल आपको क्लासीफाई करना है, जो कि 0, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल। वो क्लासीफाई करते समय आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, और एक्सप्लेनेशन के बाद आपको हर एक क्लास का एक एप्लीकेशन आपको वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है कार्बन नैनो ट्यूब, डिफाइन करो, डेफिनेशन लिखो। उसके बाद क्लियरली पूछा है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, सिंगल ऑल्ड एंड मल्टी ऑल्ड, ये 2 ही टाइप लिखते हैं, उनका डायग्राम निकालते हैं और आगे का लिखते नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सिंगल ऑल्ड कार्बन नैनो ट्यूब के अंदर 3 टाइप्स रहते हैं, जैसे कि आर्म चेयर है, जिगजैग है, हेलिकल है। ये तीनों के तीनों टाइप लिख के उनका डायग्राम शो करना है, उनका एक्सप्लेनेशन लिखना है, और उसके बाद मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब का डायग्राम आएगा और उसका एक्सप्लेनेशन आएगा। तो यहाँ पे पूरे 5 डायग्राम आपके आएंगे, सिंगल ऑल का 1 डायग्राम, जिगजैग का 1 डायग्राम,
आर्म चेयर का एक डायग्राम, हेलिकल का एक डायग्राम एंड मल्टी वॉल्ट का एक डायग्राम, ऐसे 5 डायग्राम वहाँ पे आएंगे, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। उसके बाद गिव एप्लीकेशंस ऑफ हीट, आपको कार्बन नैनो ट्यूब के एप्लीकेशन लिखना है। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि राइट 3 एप्लीकेशन, राइट 4 एप्लीकेशन, राइट 2 एप्लीकेशन, तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफीन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राफीन का आप स्ट्रक्चर निकालिए अच्छी तरीके से, और उस स्ट्रक्चर के नीचे आपको उसका एक्सप्लेनेशन के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसे राइटिंग नहीं करना है। उसके बाद आपको उसके एप्लीकेशंस मेंशन करना है। आखिरी का क्वेश्चन है व्हाट आर क्वांटम डॉट्स, तो क्वांटम डॉट का वहाँ पे डेफिनेशन आएगा। गिव इट्स प्रॉपर्टीज, बच्चे बस वो प्रॉपर्टी का हेडिंग लिखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ का हेडिंग डाल के उसका एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइनों में आपको लिखना है, और उसके साथ ही क्वांटम डॉट के जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस आपको मेंशन करना है। तो ये यूनिट नंबर अगर आप 3 देखोगे तो ये 6, 7 एंड 8 ये 3 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है, जो कि क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। और यहाँ पे जो पॉलीमर में मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 आपको कंपलसरी करना है, वो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। उसके बाद में आता है यूनिट नंबर 4 की जो फ्यूल के ऊपर है, उसमें पहला क्वेश्चन है ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू, वो दोनों का डेफिनेशन आपको लिखना है, और उसके बाद आपको उनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन का इक्वेशन वहाँ पे मेंशन करना है, यानी कि GCV इज इक्वल टू वो फॉर्मूला, और उसके बाद NCV इज इक्वल टू GCV माइनस जो आगे का है, वो 2 फॉर्मूले वहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद है बड़ा क्वेश्चन ऑन बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो प्रिंसिपल लिखना है, अच्छी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, उसका वर्किंग एंड कैलकुलेशन के साथ उसका जो फॉर्मूला है वो आपको मेंशन करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप याद में रखिए, जिस क्वेश्चन में डायग्राम पूछा गया है वो अगर वो डायग्राम आप एकदम परफेक्टली नीट लेबल्ड अगर दिखाते हो तो वहीं पे जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर एसेस करने वाला है, वो वहीं पे इंप्रेस हो जाता है। तो डायग्राम अगर आपका डेकोरेटिव है, अच्छा है, नीट लेबल्ड है, करेक्ट है, तो आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो कोई रीड नहीं करेगा अगर आपका डायग्राम बहुत परफेक्ट है। उसके बाद है 3rd नंबर न्यूमेरिकल ऑन बॉयज़ और बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बॉयज़ के ऊपर 99% न्यूमेरिकल रहेगा, बॉयज़ कैलोरीमीटर के ऊपर वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, राइट। और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो है या तो न्यूमेरिकल रहेगा या तो उसकी थ्योरी रहेगी, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, व्हाट इज द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट विथ इट्स फॉर्मूला, तो यहाँ पे बस आपका प्रोसीजर आएगा हर एक कंस्टिट्यूएंट का, राइट। 4 कंस्टिट्यूएंट है और उनके वो 4 फॉर्मूले आएंगे। कभी कभी वो पूछते हैं कि गिव द प्रिंसिपल ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे बस वो 4 कंस्टिट्यूएंट है, उनके बस प्रिंसिपल ही लिखना है, प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, राइट। और उसके साथ ही उन्होंने अटैच किया है विथ एनी 2 सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंस या 2 इंपॉर्टेंस आपको देने हैं, जो कि हमने देखे हैं। उसमें परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश एंड फिक्स्ड कार्बन, ये चारों में से कौन से भी 2 का इंपॉर्टेंस आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहने का मतलब ये है, अगर प्रोसीजर पूछा है तो ओनली प्रोसीजर लिखना है, प्रिंसिपल पूछा है तो ओनली प्रिंसिपल लिखना है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर रहेगा, ओके। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि है डिस्टिलेशन के ऊपर, डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे आपको डायग्राम सबसे पहले डायग्राम आपको वहाँ पे दिखाना है, और डायग्राम के नीचे आपका आएगा प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद कौन से भी 2 फ्रैक्शन, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, उसका कंपोजिशन यानी कि कार्बन का रेंज, उनका बॉइलिंग रेंज एंड यूजेस, वो आपको मेंशन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्लाइड के ऊपर या तो बॉम्ब कैलोरीमीटर या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी वहाँ पे रहेगा, राइट। और जो न्यूमेरिकल है वो बॉयज़ कैलोरीमीटर के ऊपर रहेगा, और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का अगर हम सोचेंगे तो उसके ऊपर या तो न्यूमेरिकल रहेगा या तो थ्योरी रहेगा। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको पावर अल्कोहल या तो बायोडीजल, दोनों में से एक क्वेश्चन वहाँ पे कंपलसरी रहेगा, या तो पावर अल्कोहल या तो बायोडीजल।
तो पावर अल्कोहल में डेफिनेशन आप लिखो। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रिपरेशन विथ रिएक्शन। जब बोला जाता है एक्सप्लेन प्रिपरेशन विथ रिएक्शन, तो रिएक्शन पहले आपको लिखना है और रिएक्शन के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन कंपलसरी आपको मेंशन करना है। उसके बाद 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो पॉइंट आपको वहां पे मेंशन करना है। व्हाट इज द बायोडीजल, तो डिफाइन करो बायोडीजल क्या है। एक्सप्लेन प्रिपरेशन विथ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन समझ के लीजिए, प्रिपरेशन जो है जिसमें जो स्टेप्स हमने देखे हैं बायोडीजल बनाने के जो स्टेप्स है वो स्टेप्स आपको मेंशन करना है, साथ ही साथ उसका रिएक्शन आपको लिखना है और उसके बाद आएंगे उसके एडवांटेजेस। हर एक क्वेश्चन के नीचे मैंने मार्किंग स्कीम डाला है, आप देख सकते हो कि 4 मार्क्स अगर है बायोडीजल के ऊपर तो 4 मार्क्स किस तरीके से स्प्लिट किए हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन एंड कोक। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंपलसरी आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। कोक एंड मीथेन, अभी यहाँ पे बच्चे करते क्या है, फ्लो चार्ट दिखाते या ओनली रिएक्शन लिखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते, रिएक्शन के कंडीशंस नहीं लिखते, तो बहुत सारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेडिंग दे दो, आंसर में प्रॉपर हेडिंग दे दो स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन और उसके नीचे आप रिएक्शंस लिखो कि जो स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन के थ्रू हम H2 गैस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद राइट उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। रिएक्शन जो लिख रहे हो उसके ऊपर वो जो कंडीशन है, टेम्परेचर रहेगा, कैटलिस्ट रहेगा, वो आपको मेंशन करना है। अगर आपके पास फ्लो चार्ट के टाइप पे है तो आप फ्लो चार्ट के टाइप पे भी दिखा सकते हो कि मीथेन यूज करके आप H2 गैस कैसे बनाते हो। और यहाँ पे आखिरी जो क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल ऑन अल्टीमेट एनालिसिस। तो ये अल्टीमेट एनालिसिस के ऊपर आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, ये स्लाइड के ऊपर या तो पावर अल्कोहल या तो बायोडीजल, दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और जो स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन एंड कोक है ये क्वेश्चन कंपलसरी आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के ऊपर यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने शो किए हैं। तो उसमें पहला है कि लैम्बर्ट्स एंड बियर्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है और उसका ओनली इक्वेशन मेंशन करना है, पूरा डेरिवेशन आपको लिखना नहीं है। कभी कभी सेपरेटली लॉ पूछे जाएंगे या कभी कभी वहाँ पे वर्ड रहेगा गिव द स्टेटमेंट ऑफ कंबाइंड लैम्बर्ट बियर्स लॉ, तो वहाँ पे बस कंबाइंड स्टेटमेंट आएगा। अगर सेपरेटली स्टेटमेंट पूछे हैं तो आपको वो 2 लॉ सेपरेटली लिखने हैं, स्टेट करने हैं, राइट। और उसके साथ ही उसका आएगा मैथमेटिकल इक्वेशन, ओनली इक्वेशन, उसे पूरा डिराइव नहीं करना है। उसके बाद का क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलॉन्ग विथ डायग्राम। ये क्वेश्चन कंपलसरी आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के 4 टाइप्स है। वो 4 टाइप्स बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे वेवलेंथ रेंज की जो वैल्यू है वो लिखते नहीं है। तो आपको कंपलसरी है वहाँ पे वेवलेंथ रेंज की जो वैल्यू है वो लिखनी है, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। और डायग्राम जो है वो एनर्जी लेवल डायग्राम जो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन वाला, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा ये सवाल कि 4 टर्म्स दिए हैं, वो 4 टर्म्स जो है वो आपको वहाँ पे डिफाइन करने हैं। अगर वहाँ पे बोला जाता है कि डिफाइन टर्म विथ एग्जाम्पल, तो वहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है। अगर एग्जाम्पल पूछा ही नहीं है तो एग्जाम्पल नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 6 टर्म्स आपके सामने हैं, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, हाइपर एंड हाइपो। ये 6 में से 4 टर्म्स आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विथ ब्लॉक डायग्राम। सिंपली ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाना है, प्रिंसिपल लिखना है, और प्रिंसिपल के बाद वो ब्लॉक डायग्राम में जो कंपोनेंट्स है, सोर्स है, मोनोक्रोमेटर है, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 एप्लीकेशंस ऑफ IR एंड UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। डियर स्टूडेंट्स, या तो IR या तो UV, दोनों में से एक कंपलसरी रहेगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशंस लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6 की वो भी कंपलसरी आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। वहाँ पे आपको वाइब्रेशंस के बारे में लिखना है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग के 2 टाइप है, बेंडिंग के 2 टाइप है। तो वो 2 टाइप जो है स्ट्रेचिंग के, उसके डायग्राम चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। बेंडिंग के 4 टाइप्स है, उसके 4 टाइप्स के 4 डायग्राम और 4 टाइप का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है।
क्वेश्चन वो कंपलसरी है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है, उसका ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाना है और ब्लॉक डायग्राम के बाद वो ब्लॉक डायग्राम में जो कंपोनेंट है जैसे कि सोर्स है, मोनोक्रोमेटर है, सैंपल होल्डर है, डिटेक्टर है, उनका रोल क्या है, वो क्या काम करते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, या तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन या तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन, दोनों में से एक कंपलसरी रहेगा। उसके बाद है कंडीशंस ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल, और उसके साथ ही नीचे क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। ये क्वेश्चन नंबर 8 या तो 9, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। कंडीशंस में 2 कंडीशंस है, वो 2 कंडीशंस आपको मेंशन करना है और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, ओनली इन लिस्ट नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन जो है उसमें उनका रेंज आएगा, राइट, और उसका एक्सप्लेनेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंपलसरी आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, मॉलिक्यूल आपको लिखना है, उसके बाद मेंशन करना है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर का फॉर्मूला अलग है, नॉन लीनियर का फॉर्मूला अलग है। अगर आप यहाँ पे सही तरीके से लिखते हो कि मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है, राइट, तभी जाके आपका आगे का कैलकुलेशन सही आएगा, नहीं तो सीधा 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो लीनियर जो है 3n-5 है और नॉन लीनियर है वो 3n-6 है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स। तो जो मॉलिक्यूल में जो एटम्स है वो आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 से, राइट, और वो आगे कैलकुलेशन करना है। ऑल राइट, तो ये हुआ यूनिट नंबर 5th 1। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 कंपलसरी है, 8 एंड 9 दोनों में से एक आएगा। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग कंपलसरी है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमने देखा आईआर यूवी, दोनों में से एक कंपलसरी रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कंपलसरी क्वेश्चन है, और जो 4 टर्म्स मैंने आपको बोले वो 4 टर्म्स वहाँ पे रहेंगे। और एप्लीकेशन जो है आईआर यूवी, दोनों में से एक कंपलसरी रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 जो आखिरी का है, कोरोजन साइंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे, बोले तो दिखेंगे। ड्राई कोरोजन का मैकेनिज्म, वेट कोरोजन का मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन आपको समझ के लेना है। बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं, सीधा सीधा पूछा है। आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो, डिफाइन ऑक्सीडेशन कोरोजन। आपको डिफाइन ऑक्सीडेशन कोरोजन बोला है, ओनली कोरोजन नहीं बोलना है। तो बच्चे लिखते हैं डेफिनेशन कोरोजन का, मार्क्स मिलेंगे 0। पूछा क्या है? ऑक्सीडेशन कोरोजन। तो आपको ऑक्सीडेशन कोरोजन का ही डेफिनेशन लिखना है, यानी कि ड्राई कोरोजन का डेफिनेशन लिखना है। उसके साथ आपको लिखना है मैकेनिज्म विथ डायग्राम ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोजन। तो मैकेनिज्म जो है वो 4 स्टेप्स लिखना है, उसका अच्छा सा डायग्राम आपको लिखना है, वो जो एक्सप्लेनेशन है डायग्राम का वो नीचे लिखना है। और रिएक्शन कौन से लिखे तो आपको क्लियरली मेटल दिए गए हैं, सोडियम, कॉपर, सिल्वर एंड मोलिब्डेनम। बच्चे लिखते हैं मैग्नीशियम का रिएक्शन, बच्चे लिखते हैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन। अरे भाई पूछा है क्या? सोडियम, कॉपर, सिल्वर एंड मोलिब्डेनम, ये 4 ही मेटल्स का रिएक्शन आपको वहां पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेट कोरोजन का ही डेफिनेशन चाहिए। और यहाँ पे मैकेनिज्म है H2 इवोल्यूशन, O2 एब्सॉर्प्शन, विथ डायग्राम विथ रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका डायग्राम आएगा, उसका रिएक्शन आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, H2 के साथ साथ O2 का भी। तो ये 3 पॉइंट आएंगे, डायग्राम, रिएक्शन, एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 की जो पिलिंग बेडवर्थ रेशो है, और उसके साथ साथ ही ऑक्साइड फिल्म के 4 टाइप, राइट, विथ रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों में से एक कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी आपके पेपर में रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उसके बिना तो क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन। अभी यहाँ पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आप कौन से भी 5 फैक्टर लिखिए, या तो मेटल के ऊपर लिखिए या तो इन्वायरमेंट के ऊपर लिखिए। लेकिन बहुत बार पूछा जाता है एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन विथ रिस्पेक्ट टू मेटल। अगर विथ रिस्पेक्ट टू मेटल है तो बस मेटल के बारे में लिखना है। बच्चे लिखते हैं इन्वायरमेंट के बारे में और पूछा है मेटल के बारे में। तो आप क्वेश्चन को समझ के लीजिए और क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आंसर का सप्लाई कीजिए। ओके, तो ये स्लाइड के ऊपर डियर स्टूडेंट मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों में से एक कंपलसरी,
क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। उसके बाद है यूनिट क्वेश्चन नंबर 5 कि जो कैथोडिक प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल लिखना है और एनी वन मेथड जो है वो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। मेथड जो है राइट, सैक्रिफिशियल एनोड, इम्प्रेस्ड करंट, हेडिंग दीजिए, डायग्राम निकालिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, एनोडिक कोटिंग एंड कैथोडिक कोटिंग दोनों के डेफिनेशंस लिखना है। उसके बाद विच इज़ द मोर प्रोटेक्टिव, एनोडिक कोटिंग जो है वो मोर प्रोटेक्टिव रहता है एंड व्हाई, वो 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों वो प्रोटेक्टिव ज़्यादा रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 गैल्वेनाइजिंग या टिनिंग, तो ये दोनों में गैल्वेनाइजिंग के ऊपर क्वेश्चन रहेगा कि गैल्वेनाइजिंग क्या है, उसका प्रोसेस जो है वो डायग्राम ड्रॉ करो पहले और उसके नीचे वो प्रोसेस लिखो। वो प्रोसेस लिखते समय गैल्वेनाइजिंग में जिंक का टेम्परेचर जो रहता है वो वहाँ पे आपको कंपलसरी मेंशन करना है और टिनिंग में जो हम टिन यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर वहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डायग्राम, उसका रिएक्शन, उसके एप्लीकेशन। तो डायग्राम आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, उसकी रिएक्शन आएगी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता कैसे है और उसके नीचे उसके एप्लीकेशन आएंगे। और आखिरी का क्वेश्चन है मेटल क्लैडिंग एंड सीमेंटेशन राइट विथ डायग्राम। तो मेटल क्लैडिंग का डायग्राम निकालो, सीमेंटेशन का डायग्राम निकालो, 2 डायग्राम निकालने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन उसके नीचे लिखो। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं बोला है, अगर डिफाइन आता है, डिफाइन मेटल क्लैडिंग एंड सीमेंटेशन, तो डेफिनेशन भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये स्लाइड के ऊपर अगर मैं समराइज करूँ तो यहाँ पे आपको कैथोडिक प्रोटेक्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 राइट, ये 2 क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों में से एक कंपलसरी आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा राइट। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है राइट, या तो वो डिफरेंस के पॉइंट में पूछा जाएगा या तो जो क्वेश्चन आपके सामने है उस टाइप से आपको पूछा जाएगा। दोनों का आंसर सेम ही है। डिफरेंस पूछा है तो बस 2 कॉलम दिखा के आपको वो डिफरेंशिएट करना है, या तो सीधा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो आपको लिखना है। अगर आपको पास होना है, अभी कुछ बच्चे रहते हैं बस मुझे पासिंग करना है, तो पासिंग के लिए आखिरी के जो 2 यूनिट है वो 2 यूनिट भी आपने परफेक्टली किए, जो मैंने टाइम टू टाइम स्लाइड के हिसाब से आपको बोला है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है राइट, वो आप ध्यान से सुनो राइट, और उसके बाद आप उसका प्रिपरेशन करो। जो क्वेश्चंस ये यहाँ पे मैंने जो बताए हैं यूनिट नंबर 3 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक, टाइम टू टाइम मैंने बोला है कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा कंपलसरी है, आप दोबारा वीडियो देख सकते हो और उसके हिसाब से वो आप प्रिपेयर कर सकते हो राइट। तो होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा राइट, और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन चालू करो, एक यूनिट उठाओ, अच्छी तरीके से क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन मैंने क्या बोला है, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, रीड कीजिए। कंपलसरी एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ओनली रीडिंग इज़ नॉट इनफ, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मस्ट। कंपलसरी आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस बच्चों का नहीं रहता तो वो टाइम मैनेज प्रॉपर तरीके से नहीं होता राइट, और प्रॉपर तरीके से वो पेपर कवर नहीं होता। तो लिखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो राइट। तो प्रॉपर प्रैक्टिस किया लिखने का तो आपको एग्जाम में अच्छी तरीके से याद आएगा। सो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट राइट। और जो एमसीक्यू का मैंने आपको बोला था, एमसीक्यू का क्वेश्चन आप थ्योरी के सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद ही आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एंड सेम एग्जामिनेशन। ट्राई योर लेवल बेस्ट, स्टडी हार्ड इन स्मार्ट वे as per the question paper pattern and marking scheme. Wish you all the best. God bless you.